हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इसमें हम ज्योग्राफी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, जो है एसएससी एमटीएस जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं सारे। आई थिंक 200-250 के करीब क्वेश्चन होंगे जो ज्योग्राफी के हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करा दूँ आपको। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं 200-250 जो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करा दूँगा। और ये देखिए, ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है। पहली क्लास से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो पहली क्लास में अलग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, तो आप उस क्लास को भी देख लीजिए, जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, ठीक है। तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 का, एसएससी या फिर एसएससी के अलावा कोई भी, तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इससे पहले देखिए, एमटीएस से पहले जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 2024 का ही, उसका भी सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। आप वो भी देख सकते हैं, चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है, सारी क्लासेस। और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर के नाम से ही चैनल है टेलीग्राम भी, वहाँ पर भी मैं डेली अपडेट देता हूँ। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारी क्लासेस हैं, डेली क्लासेस आती हैं और पीवाईक्यू बेस्ड है हमारा सारा कुछ, ठीक है। पीवाईक्यू में हम मास्टर हो जाएंगे एकदम। ये आपसे मेरी गारंटी है। और कोई बुक नहीं लेनी है पीवाईक्यू जीके के लिए, जीके जीएस के लिए। पीवाईक्यू के लिए तो मैं हूँ आपके पास पूरे। देखो, सीजीएल के मैंने कराई दिए हैं, एमटीएस के मैं करा रहा हूँ, सीएचएसएल के भी करा दूंगा, स्टेनो के भी करा दूंगा, जो भी आप कहेंगे सारा कुछ करा दूंगा, ठीक है। करंट भी करा दूंगा, जो 2024 का करंट अफेयर्स आए हैं क्वेश्चंस, एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल में सब करा दूंगा, ठीक है। बट मैं सोच रहा हूँ इंपॉर्टेंट कराऊँ। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। सीजीएल के तो मैंने 900 के 900 क्वेश्चन कराए हैं, 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है वो, ठीक है। तो आप इस क्लास की ना इंपॉर्टेंस समझिए, और आपको एक्सप्लेनेशन एकदम बढ़िया मिलेगा, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते। आप एक बार क्लास को देखिए और कंप्लीट देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये क्लास, तो हिंदी वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बाइलिंगुअली मैं समझाऊंगा, ठीक है। The earthquakes that are generated due to the explosion of chemical and or nuclear devices are known as। रासायनिक और परमाणु उपकरणों के विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंपों को किस रूप में जाना जाता है। 2024 का एमटीएस का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से करिए, खुद से लगाइए, एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को लगाने का, क्या है इसका आंसर। और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें ज़रूर। क्लास में पार्टिसिपेशन रखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसको बिल्कुल मॉक टेस्ट की तरह लगाएं क्लास को, तभी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो इसका जो आंसर है भाई, देखो, जो अर्थक्वेक होते हैं, जो जनरेट होते हैं अर्थक्वेक न्यूक्लियर डिवाइसेस के एक्सप्लोजन के द्वारा, और केमिकल जो होते हैं एक्सप्लोजन उनके द्वारा जो अर्थक्वेक आता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो आप वर्ड एसोसिएशन से कर सकते हैं, देखो, एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर डिवाइस और केमिकल जो होते हैं, तो इनको बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स, विस्फोटक भूकंप। तो इसका आंसर यही है। आपको कई बार अगर नहीं पता तो आप ट्राई करिए कि वर्ड का एसोसिएशन देख लें आप, ऑप्शन में भी और क्वेश्चन में भी, तो आप निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन को आराम से। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। अब टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक होता है ना, देखो भाई, प्लेट्स होती हैं ऐसे, अर्थ के जो अपर मेंटल एस्थेनोस्फीयर होती है ना, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो होती है, इसमें लिथोस्फीयर में देखो क्रस्ट होता है ऐसे कुछ अर्थ का। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक बार देखो, ये ऐसे, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ऐसे ऐसे ये समुद्र होता है जो ओशनिक क्रस्ट है, इसके नीचे जो है ये क्रस्ट ही होता है, ठीक है पूरा। फिर अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, यहाँ पे लोअर मेंटल, और फिर आउटर कोर, और फिर ये इनर कोर है। तो यहाँ पे ना लिथोस्फीयर होती है एक, लिथोस्फीयर में क्या होता है, क्रस्ट होता है और अपर मेंटल होता है। तो ये ना प्लेट्स की फॉर्म में होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ऐसे आपस में, ठीक है। और ये ना मूवमेंट करती है ना, जब कई बार मूवमेंट करती है, या फिर एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है, जब आपस में टकराएंगी ये, तो इनसे ना कुछ पैदा होगा, जो वाइब्रेशंस पैदा होंगी उससे ही अर्थक्वेक आता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगी।
और देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब वॉल्केनो निकलता है, वॉल्केनो से भी अर्थक्वेक बनते हैं, ठीक है। जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अंदर से वॉल्केनो निकलता है, अर्थ के अंदर से जो है, ठीक है, लावा निकलता है, तो उसकी वजह से भी कई बार अर्थक्वेक आ जाता है। तो कई सारे रीजन है, टेक्टोनिक भी इसका एक रीज़न है जो अर्थक्वेक है। बाकी रिजर्वायर इंड्यूस्ड, जो आपने डैम्स वगैरह देखे होंगे, डैम्स बनते हैं तो कई बार उनकी वजह से भी उनमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वाटर। तो डैम्स बहुत बड़े बड़े डैम्स होते हैं, तो उन रिजर्वायर्स की वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसे बोलते हैं जलाशय प्रेरित भूकंप। और जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, जो प्लेट्स के अंदर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको बोलते हैं टेक्टोनिक भूकंप। और जो एक्सप्लोजन होता है, देखो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और केमिकल एक्सप्लोजन की वजह से जो भूकंप आते हैं उन्हें बोलते हैं विस्फोटक। आपको इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपसे टाइप्स भी पूछ लेगा, कितने तरह के जो है अर्थक्वेक्स होते हैं, किस किस चीज़, किन किन चीज़ों से आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो ये आपको बताना है किस राज्य का जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार। तो सोचिए, आप इसका आंसर बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, खुद से ट्राई करिए एक बार। डियर लर्नर्स, अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आप काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ। तो ये जो आंसर है इसका भाई केरला है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो है 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें जो स्टेट था जिसकी हाईएस्ट सेक्स रेशियो था वो था केरला। आई थिंक 1084 जो है इसका जो है वो था 1000 मेल्स पे, 1084 वुमेन, ये मेल्स हैं 1000, और वुमेन्स की जो संख्या थी 1084, तो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला का 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम एक्सप्लोर करके। देखिए, केरला हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011, 2011 में 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब देखिए हरियाणा का जो है सबसे, अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि लोएस्ट सेक्स रेशियो किस जो है स्टेट का है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जब तक नया सेंसस नहीं आ जाता, ये 2024-21 वाला जो पोस्टपोन्ड होकर 2024-25 में हो गया है, जब तक ये नहीं आ जाता, जब तक 2011 वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो 2011 में किसी स्टेट का है, तो ये है हरियाणा का, ठीक है। इसका था 877, 877 फीमेल्स पर 1000 मेल्स पे, ठीक है। और जो नेशनल है का है हमारा, जो इंडिया का एवरेज जो है सेक्स रेशियो है वो 943 है, 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान में रखें, इसको भी ध्यान रखें। बाकी अगर लिटरेसी रेट पूछ ले आने वाले एग्जाम्स में, तो ये पूछे हुए क्वेश्चन है सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया का 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, कौन सा स्टेट है सबसे हाईएस्ट लिटरेसी किस स्टेट की है, तो वो है केरला की। तो केरला की कितनी है, 94%, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये हिंदी में मैंने दे रखा, आप एक बार पढ़ सकते हैं, जो मैंने बता दिया वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो आपको बताना है कितनी थी, सोचिए आप इसका आंसर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 1.21 बिलियन, 121 करोड़, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन के अराउंड हो गई है, ठीक है, 2024 में। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। लार्ज टाइडल वेव्स कॉज्ड बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक और वॉल्केनो इरप्शन आर नोन एज। तो पानी के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाली बड़ी ज्वारीय तरंगों को के रूप में जाना जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है, जैसे ये वाटर है, मान लो ये समुद्र का वाटर है, ठीक है, ये पानी है, पानी पानी पूरा पानी, ये नीचे से वॉल्केनो आ रहा है, मान लो वॉल्केनो, यहाँ से लावा निकल रहा है, तो इस लावे की वजह से ना जो ये वाटर है ऐसे ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ऐसे ऐसे वेव्स में वो हो जाएगा ये, ठीक है, टाइडल वेव्स में।
तो ये जो है इसे क्या बोलते हैं, जब वेव्स में ऐसे वाटर उठता है ऊपर, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स उठ जाती हैं भाई, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सुनामी। तो समुद्र में जो आती है वो सुनामी आती है। आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ये पानी के नीचे से आता है वॉल्केनो, ठीक है, जब ये ऊपर उठेगा तो ये पानी में हलचल पैदा होगी, तो ये वेव्स की फॉर्म में उठेगा पानी, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सुनामी। तो हरिकेन्स जो होते हैं, देखो ये ना टाइफून, जो हरिकेन्स होते हैं ये देखिए क्या होते हैं, तो ये चक्रवात होते हैं, चक्रवात, ठीक है, साइक्लोन्स जिन्हें बोलते हैं, साइक्लोन्स। हरिकेन्स हो गया, टॉर्नाडो हो गया और टाइफून, ये तीनों जो है साइक्लोन्स है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये, ठीक है भाई। हरिकेन्स और टॉर्नाडो यूएस से, टॉर्नाडो जो है यूएसए में, और हरिकेन्स भी टाइफून चाइना की तरफ होता है, चाइना में। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि भाई ये जो होते हैं साइक्लोन्स, साइक्लोन्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, ये भाई ओशन के सरफेस पर बनते हैं, और ये देखिए ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, और ये वाटर, ओशन, वाटर सरफेस और जो है अर्थ की सरफेस पर बनते हैं, ठीक है, दोनों पर बन सकते हैं। और जो साइक्लोन्स होते हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो मोस्टली जो है वाटर की सरफेस पर ही पैदा होते हैं, बनते हैं, ओरिजिन उनका वाटर की सरफेस ही है, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह से साइक्लोन है, ये भी साइक्लोन है टाइफून, और ये भी साइक्लोन है। इसमें ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल को आपको ध्यान रखना है, पूछ लेते हैं ये किसका नाम है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो आंसर है वो है सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इज़ नॉट, नॉट पे ध्यान रखना है, इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो नॉट पे पूछना है, आपको अलर्ट हो जाना है क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है एग्ज़ाम में, जीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा कम रहता है, 8-9 मिनट ही रहती हैं, ठीक है। तो नॉट देखते ही एक्टिव हो जाना है। तो नॉट पूछ रहा है इसमें, नॉट इंडस रिवर जो बेसिन है उसका इसमें से पार्ट कौन सा नहीं है इन स्टेट्स में से। तो देखिए ये जो है ये हिमाचल प्रदेश उधर ही है, और लद्दाख भी उधर ही है, जम्मू कश्मीर भी इधर ही है जहाँ से इंडस निकलती है, ठीक है। तो इंडिया में इस ये वाला जो एरिया है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला, तो ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट है। बाकी सिक्किम तो देखिए आपको इधर पड़ेगा ना, आपको सिक्किम तो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये जो मैप है भाई, ठीक है डियर लर्नर्स, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्किम पड़ता है हमारा, तो सिक्किम तो इधर पड़ेगा, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा इंडस रिवर, तो इंडस रिवर यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे ये जाती है, और इंडस रिवर जहाँ से निकलती है इंडस, तो इसको बोलते हैं बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। कैलाश रेंज में बोखरचू जो है मानसर ग्लेशियर है, तो यहाँ से निकलती है इंडस, ठीक है, कुछ इस तरह से पाकिस्तान में भी जाती है ये। तो सिक्किम इसका पार्ट नहीं है भाई, तो यही इसका आंसर है, तो ये भी एलिमिनेट कर दिया, ये भी, तो नॉट पूछा है, तो सिक्किम डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कूल माउंटेन क्लाइमेट ऑब्जर्व्ड। तो भारत के किस भाग में ठंडे पर्वतीय जलवायु पाई जाती हैं। तो किस पार्ट में पाई जाती हैं जो कूल माउंटेन क्लाइमेट है, तो आपको बताना है वेस्ट में, तो है वेस्ट में, ऐसे देखो मैंने आपको बताया था, तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने मैप से बताया था, तो यहाँ पे पाई जाती है ना कूल जो एनवायरनमेंट होता है, हिमालय वाले रीजन में होगा कूल एनवायरनमेंट, यहाँ पे थोड़ी ना होता है, साउथ में नहीं होता है, ना इधर होता है, ना इधर होता है, तो यहाँ नॉर्थ में ही होगा जो है कूल एनवायरनमेंट, ठीक है भाई। तो ये हो इसका जो आंसर है वो है नॉर्थ हिमालयाज़ की तरफ, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से हिमालयाज़ का होता है, ठीक है। ये कुछ रेंज है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ऐसे भी पूछ लेता है आपसे, 3 श्रेणियाँ आपको याद रखनी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है भाई। तो ये नॉर्थ में जो है कूल माउंटेन रहता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं तीनों को, वेस्ट में नहीं है,
देखिए जो ऐसे ऐसे लेते हैं हम, आपने इंडिया का मैप देखा, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ठीक है। नॉर्थ में ही कूल एनवायरनमेंट रहता है इस वाली जगह पे, तो वेस्ट में भी नहीं रहता, साउथ में भी नहीं रहता, ईस्ट में भी नहीं रहता, तो अपने आप आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। हिमालय से आप लगा सकते हैं इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच सेक्टर यूजेस द ग्राउंड वाटर मैक्सिमली, कौन सा क्षेत्र भूजल का अधिकतम उपयोग करता है। जो अर्थ के अंदर ग्राउंड वाटर, आपने देखा होगा समरसीबल आपके सबके घरों में लग रहा होगा, तो जो अंदर जो वाटर अर्थ के अंदर होता है, भूजल बोलते हैं उसे, ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो वो उसकी सबसे ज़्यादा खपत किस सेक्टर में होती है। तो देखिए एग्रीकल्चर में जितना भी मोस्टली इंडिया में यूज़ होता है वो ग्राउंड वाटर यूज़ होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फिर डोमेस्टिक सेक्टर आता है। एजुकेशन में नहीं होता, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं पहले वाले को। तीन में से आपको सोचना है, तो आप इन दोनों में कन्फ्यूजन में आ सकते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज होता है ग्राउंड वाटर का, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अभी तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई इधर हरियाणा, पंजाब में। तो जो किसान हैं हमारे फार्मर्स, वो बहुत ज़्यादा भाई इसका यूज़ कर रहे हैं, पानी चला के छोड़ देते हैं वो, तो उससे बहुत ज़्यादा डिप्लीशन की कंडीशन पैदा हो रखी है इस वाले एरिया में। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का आपको ध्यान रखना, भूजल, समरसीबल से निकला हुआ पानी धरती में से, ठीक है। एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रियल, तीसरा डोमेस्टिक सेक्टर में। तो ध्यान रखना है आपको, इसका जो आंसर है वो है बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। मज़ा आ रहा है डियर लर्नर्स, यस नो कुछ लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपको क्लास कैसी लग रही है, और आपको अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी, ताकि इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, ठीक है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह आपको बताना है। तो किस स्टेट में है ये हुगली इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो देखो हुगली जो है गंगा की, गंगा जो रिवर है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है ये, डिस्ट्रीब्यूटरी ट्री, ठीक है। देखो ये तो गंगा है, जैसे मान लो मैं बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटरी में और ट्रिब्यूटरी में फ़र्क क्या है। तो जो ट्रिब्यूटरी होगी, ट्रिब्यूटरी वो इस मेन वाली जो रिवर है इसको पानी देगी, ठीक है, पानी इसमें मिलाएगी। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है इसमें से पानी अलग जा रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जो है हुगली रिवर है जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, और इसका जो इंडस्ट्रियल रीजन है ये है भाई आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में ही है, आपको पता ही होगा वैसे भी। तो इसका जो है आपको आंसर ध्यान रखना है। गुजरात को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इधर तो है नहीं, कर्नाटका में भी नहीं है, साउथ में नहीं है, वेस्ट बंगाल में हुगली है ना। तो आपने कभी ना कभी तो सुनी होगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान, तो हुगली में आपको ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल सीधा लगा के आना टिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। In which of the following types of regions is the maximum temperature variation observed between a day and the same night। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्रों में एक दिन और एक ही रात के बीच अधिकतम तापमान भिन्नता देखी जाती है। तो आप बताइए, एक बार सोचिए इसका आंसर और कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर ज़रूर दें। तो क्या हो सकता है, देखिए जो डिज़र्ट वाला रीजन होता है ना, डिज़र्ट, इसमें दिन में तो जो डे होता है दिन में है ना, दिन में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, टेम्परेचर जो रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर जो रहेगा बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और रात में, नाइट में भाई टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है इसमें, ठीक है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ से यहाँ का, सेम ही डे का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होता है डिज़र्ट में, ना कोस्टल में रहता, कोस्टल में तो मोस्टली सेम ही रहता है भाई, कोस्टल वाला जो रीजन रहता है ये इसको बोलते हैं कोस्टल वाला, तटीय जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ये कोस्टल रीजन्स हैं। तो इसमें नहीं रहता, जो वेरिएशन सबसे ज़्यादा ना आइलैंड्स में रहता, पेनिनसुला प्रायद्वीप में भी नहीं रहता है, सबसे ज़्यादा जो है इसमें ही रहता है डिज़र्ट में, मरुस्थल जो होते हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है उसमें डे में और नाइट में, ठीक है। आप कभी गए हो जैसलमेर वगैरह, तो राजस्थान में हमारा इंडिया में, तो वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता लग सकता है कि रात में तो बहुत ठंड पड़ती है मरुस्थल में, और दिन में बहुत गर्मी पड़ेगी, आपको गर्मियों में जब जाओगे तो पता चलेगा, तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिज़र्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फील्ड
ऑफ स्टडी फोकस्ड ऑन एग्जामाइनिंग एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो विलुप्त जानवरों की जांच पर केंद्रित अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र क्या है? तो जो एक्सटिंक्ट जो एनिमल हैं उनकी एग्जामाइनिंग करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को? तो उसकी स्टडी को बोलते हैं भाई पैलियंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। हिंदी में ऐसा देगा नहीं आपको, ऐसे ही ना हिंदी में ऐसे ही लिखा मिलेगा पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी। तो उसे पता है कि अगर आपने क्या नाम है ये लिखा मिल गया तो आप तो सीधा टिक कर दोगे, आपके लिए हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए वो हिंदी में भी यही लिख के देगा पैलियंटोलॉजी। ठीक है, अगर ऐसे आ गया फिर तो आप कर ही दोगे। तो भाई एक्सटिंक्ट एनिमल की जो स्टडी होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं पैलियंटोलॉजी। जैमोलॉजी जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं। और यहाँ पे जो मटेरियल मिलता है, इकोनॉमिक जियोलॉजी, मटेरियल मिलता है जो अर्थ से, उसके ऊपर है। ग्लेशियोलॉजी में जो है जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो आइस होती है, ठीक है, उसकी मूवमेंट, ओरिजन कैसे बनी, वो सब आइस की जो स्टडी होती है ग्लेशियोलॉजी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है, जो इन्होंने पूछा है वो है ऑप्शन सी, जीवाश्म विज्ञान पैलियंटोलॉजी। आपको पैलियंटोलॉजी से ही ध्यान रखना है, जीवाश्म विज्ञान तो आप लगाया होगे एग्जाम में, लेकिन ये आ गया तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए जो एक्सटिंक्ट विलुप्त हो गए हैं जो जानवर, उनकी जांच और जो रिसर्च होती है, स्टडी होती है, उसको बोलते हैं पैलियंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो और रेनफॉल और स्प्रिंग drains downward through an area of land and finally gets mixed into a large water body like river or oceans. This area of land is called। तो बर्फ़ या वर्षा या झरने के पिघलने से पानी भूमि के एक क्षेत्र के माध्यम से नीचे की ओर बहता है और अंत में एक नदी या महासागर जैसे बड़े जल निकाय में मिल जाता है। भूमि के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए, बे तो आपने पढ़ा होगा, बे ऑफ बंगाल। इसमें जो है एरिया ना काफ़ी ज़्यादा रहता है, ऐसे खुला खुला सा रहता है। ठीक है, गल्फ में थोड़ा कम रहता है। गल्फ में आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे थोड़ा खुला हुआ, कम मुंह उसका कम खुला हुआ रहता है, जैसे हमारा ये वाला एरिया है। तो ये बे ऑफ बंगाल है ना, तो ये होता है बे। लेकिन इन्होंने भाई, हम यहाँ पे कुछ और बात हो रही है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, एस्चुरी क्या होती है? तो एस्चुरी में देखिए, जो रिवर्स का जो पानी जाता है, रिवर्स का इधर पानी गया जो है फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर, तो ये समुद्र के पानी में मिल जाता है। समुद्र का पानी जो सी का वाटर होता है वो कैसा होता है? साल्टी होता है, साल्टी। तो यहाँ पे साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिलके ब्रैकिश वाटर बना देगा, ब्रैकिश वाटर। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को एस्चुरी बोलते हैं। बाकी जो डेल्टा होता है, डेल्टा में क्या होता है? रिवर, देखिए यहाँ से इधर वाले एरिया में डेल्टा बनता है। डेल्टा में क्या है? रिवर जाएगी, अपने साथ कुछ सेडिमेंट ले जाएगी और यहाँ जो इसका माउथ है यहाँ पे जमा कर देगी सेडिमेंट्स को। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे समुद्र के पानी के साथ मिल जाएगा, तो इसी को डेल्टा बोलते हैं। इसके मुंह पे कुछ जो सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं रिवर के पे। ठीक है, आपने देखा होगा गंगा यमुना का डेल्टा, और इधर क्या नाम है जो सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, ये इसी का ही एग्जांपल है। बाकी जो हमसे पूछ रहा है वो यही है, ड्रेनेज बेसिन। तो इसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। जो वाटर देखिए मेल्टिंग स्नो होती है, स्नो के वजह से जो वाटर जाता है, या फिर रेनफॉल की वजह से जो वाटर आता है और बाद में वो रिवर में या कहीं पे भी मिल जाता है, तो ओशन में मिल जाता है या फिर रिवर में, तो उसे ही जो उसका वाटर का है उसे ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ काफ़ी बार पूछी गई है ये। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इतना आपको ध्यान रखना है। आप इस स्टेटमेंट को देख लें और सीधा आते ही लगाएं ड्रेनेज बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एज पर सेंसस 2011, तो व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो भारत की साक्षरता दर क्या है भाई 2011 के अनुसार? तो सोचिए आप इसका आंसर। देखिए, ये चीज़ आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, लिटरेसी रेट है ना, सेक्स रेशियो, ये सब चीज़ें, और जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो जो इंडिया का जो लिटरेसी रेट था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, वो 74.04% है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया का जितना भी है। ठीक है भाई, और देखिए 2011 के अनुसार जो सेंसस हुआ था उसमें फ़ीमेल का जो लिटरेसी रेट था वो है
65.46%, और जो है मेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 82.14%। तो इन दोनों का ध्यान रखना है और इन दोनों का डिफरेंस भी ध्यान रखना है। एक एसएससी सीजीएल 2024 की एक शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस जो है सेंसस 2011। तो ये क्वेश्चन आया बिल्कुल टिकटो जो मैंने आपसे पूछा है। तो यहाँ पे डिफरेंस पूछ लिया था उन्होंने इन दोनों का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसलिए मैं वो सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है, जहाँ पे टिल्ट कर सकता है थोड़ा सा एग्जामिनर, और जो हमारे PYQ में पूछा गया है। ठीक है भाई, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, आपके मार्क्स बूस्ट होंगे काफ़ी। 3-4 नंबर तो आपके वैसे ही बढ़ जाएंगे अगर आप देखिए सही ढंग से क्लासेस को PYQ को कर लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं देखिए जल्दी जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें बस ऊपर ऊपर से करा दूँ तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखिए जहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको चीज़ें समझाने की है वहाँ मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से, और जो चीज़ें देखो रटने की है वो रटी जाएंगी। ठीक है, हम दोनों तरीके से देखेंगे, और जहाँ एलिमिनेशन होगा ऑप्शंस का वहाँ एलिमिनेट भी करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें याद भी नहीं रह सकती ना, कुछ चीज़ें तो हमें वो भी सीखनी है कि हम एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे जो है ऑप्शंस को। तो 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेचुरल फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। तो कौन सा इनमें से जो नेचुरल फाइबर क्रॉप नहीं है जो इंडिया में ग्रो होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली प्राकृतिक फाइबर फसल नहीं है। तो जो है नेचुरल फाइबर नहीं है, तो कॉटन है भाई, भांग भी है और जूट भी है। तो देखिए ये तो इसका आंसर नहीं है। तो पॉलिएस्टर जो है ये नेचुरल फाइबर नहीं है जो इंडिया में ग्रो होता है। बाकी कॉटन और हेम्प, भांग तो भाई भोले बाबा पे भी चढ़ती है है ना, वही वाली भांग है ये। ठीक है, और जूट जो इधर वेस्ट बंगाल बिहार में जो होती है, जिसकी बोरियां बनती हैं जूट की। ठीक है, आपने देखे होंगे जो जूट वाली बोरियां रहती हैं जिसमें गेहूँ आता है ना भर के, तो वो जूट वाली बोरियां ही रहती हैं। तो ये फाइबर है नेचुरल फाइबर। तो ये तीनों का आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल फाइबर आपसे पूछ लेगा नेक्स्ट एग्जाम में कौन सा है इनमें से, तो ये भी ध्यान रखें आप। बाकी पॉलिएस्टर नहीं है जो इंडिया में जो है ग्रो करी जाती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज़ द एवरेज फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये जो है बताया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत महिला साक्षरता दर क्या है। ये सारे क्वेश्चन SSC MTS 2024, तो अभी रिसेंट के ही हैं ये, तो एग्जामिनर का फोकस देख लो कहाँ पे है। तो वो इससे जो सेंसस हुआ है 2011 का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत महिला दर क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने पिछले से पिछले क्वेश्चन में। तो ये है 65.46%। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्रॉप ग्रोन इन राबी सीजन इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो ये देखिए ज्योग्राफी का ही पोर्शन है, ये जो फसलें हैं क्रॉप्स हैं, तो आपको इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बट इतनी पता होनी चाहिए ये कब बोई जाती हैं, और कब इनकी कटाई करी जाती है, कटाई। ठीक है, और कौन कौन सी फसल कितने हमारे जो है इंडिया में कितने सीज़न हैं क्रॉप्स उगाने के, क्रॉप्स के कितने सीज़न हैं। ठीक है, और ये कब बोई जाती हैं और कब कटाई जाती हैं, और कौन कौन सी फसलें इसमें आती हैं। 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भर भर के पूछ रहा है एग्जामिनर। तो देखिए जो सोयाबीन है तो इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्रॉप ग्रोन इन रबी सीजन। तो रबी सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, तो सोयाबीन नहीं होती है, मेज़ भी नहीं होती है, और राइस भी नहीं होता है। तो इनको कैसे, देखिए राइस को बोने के लिए पानी चाहिए, पानी मानसून में बोई जाती है, ये खरीफ की फसल है, खरीफ। मक्का, मेज़ के लिए भी पानी चाहिए होता है बोने के लिए, तो ये भी खरीफ की फसल है। सोयाबीन ये भी खरीफ की फसल है। ठीक है, बाकी वीट जो है वो राबी क्रॉप है। ठीक है भाई, और ये देखिए अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कब करी जाती है इसकी रबी क्रॉप की, तो मार्च अप्रैल के
मार्च अप्रैल के अराउंड इसकी कटाई करी जाती है। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी एक जायद की फसलें और होती हैं। जायद की फसलों में जैसे वो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन। तरबूज का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। खीरा का नाम ककंबर, ककंबर, तो ये भी ध्यान रखना। पैडी जो है ये भी पूछ लिया है एग्ज़ाम में, तो पैडी खरीफ की क्रॉप है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी, वीट। गेहूं जो होता है वो रबी की क्रॉप है। इसके लिए थोड़ा कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो है टेम्परेट रीजन्स में तभी तो होता है। यूक्रेन वगैरह में, रसिया वगैरह में टेम्परेट जो रीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है गेहूँ। ठीक है, तो इसलिए ही होता है, इसे कोल्ड एनवायरनमेंट मिल जाता है वहाँ पे, तो इसलिए ही हम यहाँ पे सर्दियों में बोते हैं गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच पोर्ट सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ हैज़ हेल्प टू रिड्यूस द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट। कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह ने मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने में मदद की है? तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सा जो है पोर्ट है, सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो आपको बताना है लोकेशन उस पोर्ट की। तो कौन सा पोर्ट है इनमें से, तो सोचिए आप और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें डियर लर्नर्स। ठीक है, पार्टिसिपेशन रखें क्लास में, यस नो लिखें, अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में भर दें कमेंट सेक्शन को। ठीक है, तो इसका जो आंसर है भाई कांडला पोर्ट है, ये जो गल्फ ऑफ कच्छ में है। ठीक है, हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ, तो ये गुजरात में है, कांडला पोर्ट गुजरात। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता पोर्ट कोलकाता में ही है। कोच्चि जो पोर्ट है वो है केरला में। इतना आपको ध्यान रखना है इन पोर्ट्स के बारे में। लोकेशन पूछ रहा है पोर्ट्स की, कई बार पूछ ली गई हैं। ठीक है, SCGL में भी पूछी गई हैं। जब आप क्लास लेंगे तो जो है 36 के 36 शिफ्ट जो मैंने कराई हैं उनमें देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो इसका जो आंसर है वो है कांडला पोर्ट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 1000 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत के किन राज्यों का जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो इनमें से बताना है आपको कि किस स्टेट्स की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 1000 पर्सन किलोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर में है, ये पर किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। तो कौन से हैं वो स्टेट, तो इसका आंसर तो भाई देखो आपको सबको ही पता होगा। तो इसका जो आंसर है वो है बिहार और वेस्ट बंगाल। बिहार में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो 1006 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर में है। और वेस्ट बंगाल में आई थिंक 1028 इतना है, या फिर 84 एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट 1000 से ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है डियर लर्नर्स, तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन में आ जाते हैं लोग। कुछ तो ये महाराष्ट्र देखते ही लगाएंगे, वाह हरियाणा में इतनी है नहीं पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा, और केरला तमिलनाडु यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ उत्तर प्रदेश में हो सकती है, बट दूसरा तो ऑप्शन नहीं है इसमें। तो ठीक है, ऑप्शन ए हम इसी पे ही जाएंगे। ऐसे एलिमिनेट करके देख सकते हैं आप, एक बार देखना आपको चारों ऑप्शनों को है, 4 ऑप्शंस को ही देखना है। ऐसे नहीं है कि आपने बस सीधा देखा और लगा दिया पहले आंसर पे। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन देखने हैं आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रीशियस मिनरल। तो इन जो मिनरल्स दे रखे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कीमती खनिज है। तो इनमें से कौन सा प्रीशियस है भाई, चारों में से तो सबसे ज़्यादा प्रीशियस प्लेटिनम ही है। ठीक है भाई, गोल्ड प्लेटिनम, तो प्लेटिनम ही है, हेमेटाइट नहीं है इतना। जो है इन चारों में से बताना है आपको प्रीशियस मेटल, तो मीका भी नहीं है, बॉक्साइट भी नहीं है, तो प्लेटिनम है इसका आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखें आप। MTS में पूछा गया है ये 2024 में ही किसी न किसी शिफ्ट में। अगर आपको लगता है ना भाई शिफ्ट वाइज भी आपको कराना है, मिक्स क्वेश्चन कराने, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, अपने जो व्यूज़ हैं वो बता दें कि आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। कि हमको मिक्स चाहिए, शिफ्ट वाइज चाहिए, तो शिफ्ट वाइज भी मैं करा दूंगा।
अगर आपको ये है कि सर ये वाली ठीक है सीरीज़ जो है सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज भी मैं करा रहा हूँ। करंट भी करा दूंगा मैं इसके 2024 में जितने भी करंट के क्वेश्चन आए हैं एमटीएस के। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर इस तरह से आप करा दीजिए। और देखिए जितने ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों के अगर आएंगी क्वेरीज़, मैक्सिमम बच्चे अपनी वोट करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो जिसका रेशियो ज़्यादा रहेगा मैं उसी हिसाब से क्लास लूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही क्लास चल रही है भाई, ये आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है, ओनली फॉर योर बेनिफिट। ठीक है, तो जिस तरह से आप पढ़ना चाहें, जिस तरह से आप पीवाईक्यू करना चाहें मैं आपको ऐसे ही करा दूंगा। बट जब तक मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँगा। ठीक है डियर लर्नर्स, आपका रिस्पॉन्स ही डिपेंड करेगा कि क्लासेस आएंगी या क्लासेस नहीं आएंगी और किस तरह से क्लासेस आएंगी। ठीक है भाई, तो आपका पार्टिसिपेशन आपको बढ़ाना है जो है क्लासेस में, और क्लासेस को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपका जो है गुरु दक्षिणा यही है भाई, जो है आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप बताएं, आपको सब कुछ मिलेगा। अरे पीवाईक्यू आपकी जेब में होंगे, एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ूंगा मैं, पीवाईक्यू में मास्टर करवा दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर है प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 19 का है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को यही बताया है कि किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो वहाँ पे बिहार की थी, तो यहाँ पे भी बिहार की ही होगी। ठीक है डियर लर्नर्स, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखो घुमा के पूछ लिया ना क्वेश्चन, मैं आपसे कह रहा हूँ वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घुमा के पूछ सकता है बस, वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा क्वेश्चन को। और वहाँ पे जो रट के आया है ना, जो बच्चा सिर्फ ऐसे ही लाइन टू लाइन पढ़ता है बिल्कुल, तो वो तो कर देगा गलत, और जिसने थोड़ा सा, जिसका ओपन माइंड है वो सही कर लेगा। भाई क्वेश्चन तो वही है जो पिछले में था है ना, तो बिहार ही है इसका भाई, बिहार की ज़्यादा है जो है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द मेजर पर्पस ऑफ द सलाल डैम लोकेटेड ऑन चिनाब रिवर इन जम्मू कश्मीर? इसमें से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो पहला, सलाल डैम किस रिवर पर है, तो चिनाब रिवर पर है। दूसरा, किस स्टेट में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जो है इसका मेजर पर्पज़ क्या है, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल से बिजली बनाने का इसका प्रमुख उद्देश्य है इस वाले डैम का, जो सलाल डैम है। ठीक है, ड्रिंकिंग का नहीं है, इरिगेशन का, थोड़ा थोड़ा इनमें से हो सकता है, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा जो मेजर पर्पज़ है, मेजर पर्पज़ इन वर्ड पर ध्यान रखें आप, की वर्ड्स पर जो ये पूछता है ना। काम तो ये सारे ही करता होगा, ड्रिंकिंग में भी, सिंचाई में भी, नेविगेशन में भी, लेकिन मेन जो है पर्पज़ तो वो इसलिए बनाया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल से बिजली बनाने के लिए, जल से बिजली। ठीक है डियर लर्नर्स, बिजली बनाने के लिए, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ मैक्सिमम लिटरेसी रेट एज पर मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, तो मिनिमम लिटरेसी रेट एज़ पर 2011 सेंसस, तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? तो ये आपको बताना है किसकी सबसे कम थी, जो है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पूछ रहा है भाई, ये स्टेट्स के बारे में नहीं पूछ रहा आप यहाँ पे। तो ये है भाई आपकी दादरा नगर हवेली, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और सबसे जो मैक्सिमम लिटरेसी है, मैक्सिमम जो है लिटरेसी है वो है लक्षद्वीप की। ठीक है, ऑप्शन सी, इसकी 91 पॉइंट कुछ है, तो ठीक है इसकी सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप की यूनियन टेरिटरीज़ में जो है मैक्सिमम लिटरेसी रेट, और मिनिमम आपको ध्यान रखनी है दादरा नगर हवेली। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? तो देखिए नेशनल पार्क हमारे हैं, नेशनल जो पार्क हैं, नेशनल पार्क 107 के करीब हैं, 107 या 109 के करीब।
ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं नेशनल पार्क करवा दूंगा। और दूसरा आपको बायोस्फीयर रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में। आपको सबकी लोकेशन स्टेट की पता होनी चाहिए, किस किस स्टेट में कौन कौन सा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, नेशनल पार्क आप फेमस फेमस कर सकते हैं। तो इसका जो पूछ रहा है, इसका जो आंसर है नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, तो ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। और जो पेरियार है ये केरला में है, केरला। पेरियार रिवर से आप याद रख सकते हैं, पेरियार यहाँ पे नेशनल पार्क भी है केरला में। साइलेंट वैली ये भी केरला में है, केरला। ठीक है, केरला तमिलनाडु कर्नाटक के बॉर्डर पर। तो ये तीनों आ जाते हैं इसमें, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो एग्जामिनर के ऊपर है वो क्या दे दे, बट ये साउथ इंडिया में है, केरला में मानते हैं हम इसे। साइलेंट वैली तो जो है केरला में ही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बांधवगढ़, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, नेशनल पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 23। तो द राबी सीजन ऑफ एग्रीकल्चर बिगेन्स इन अक्टूबर नवंबर एंड एंड्स इन। तो कृषि का राबी मौसम जो होता है अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और समाप्त कब होता है ये पूछा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, मार्च अप्रैल में समाप्त होता है। बोई कब जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में, और काटे कब जाती हैं, मार्च अप्रैल में। तो इतना आपको सिंपल सा है, देखो मैंने तभी बता दिया था आपको। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया अब एमटीएस में, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो, ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछेगा। आप ज़्यादा हार्ड के चक्कर में ना जो जो अपने इजी क्वेश्चन है ना उनकी भी प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं करके जाते हैं। तो आप कर लेंगे पीवाईक्यू की तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसका जो आंसर है मार्च अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का भौगोलिक विभाजन नहीं है। तो भौगोलिक विभाजन नहीं है इनमें से जो दे रखा है, तो देखिए ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे है कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, तो ये वाला जो हमारा रीजन है आपको समझाने के लिए है सिर्फ ये। ठीक है भाई, ये जो है हिमालयन माउंटेन्स यहाँ पे हैं, तो ये हमारा डिवीज़न है। नॉर्दर्न प्लेन्स, इसके नीचे हिमालय के नीचे जो ये वाला रीजन है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल, इधर बिहार, यूपी, ये वाला जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। हरियाणा वगैरह भी आ जाते हैं इसमें, और पंजाब वगैरह भी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तिब्बतन प्लेटो ये तो इंडिया से ऊपर पड़ता है, तो यही भाई इसका जो है भौगोलिक फिजिकल डिवीज़न नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नॉट पूछा है, नॉट पे ध्यान रखना है। बाकी ये तीनों डिवीज़न है इंडिया के। ठीक है, जो फिजियोग्राफिकल डिवीज़न है ये वाला नहीं है तिब्बतन प्लेटो। इंडिया के पूछ रहा है ना वो, इसलिए हमें यही आंसर इसका सही होगा, नॉट पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 25। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इज इंक्लूडेड इन द एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत के अपर्याप्त वर्षा क्षेत्रों में शामिल है। तो इसमें से बताना है जहाँ पे अपर्याप्त वर्षा होती है वो कौन सा क्षेत्र है। तो वो लद्दाख है भाई। बाकी सब में ठीक ठाक बारिश हो जाती है। मेघालय में मासिनराम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मासिनराम। ठीक है, यहाँ पे ही गारो खासी जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, और खासी में है ये मासिनराम जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है तभी बताया है मैंने आपको, डियर लर्नर्स। ठीक है भाई, मेघालय, लद्दाख जो है इसका आंसर है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरी है, इंक्लूडेड इन द एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है ये लद्दाख। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए हमारे टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं डियर लर्नर्स। तो अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जीएस एग्जाम्स क्रैकर को। बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।